नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच खास खबरों पर नज़र डालते हुए। पुतिन ने कहा, रूस ने बना ली वैक्सीन, बेटी ने भी लिया टीका। क्या पायलट की वापसी से थमेगा राजस्थान कांग्रेस में घमासान? यूपी में 2 बड़े अपराधों ने फिर खोली कानून व्यवस्था की पोल। सबसे तेजी से फैल रहा कोरोना, मगर मोदी बोले देश सही दिशा में। कश्मीर में 1 साल बाद सिर्फ 2 जिलों में शुरू होगी 4G सेवा। खास खबरों पर नज़र डालने के बाद अब वक्त है बड़ी खबरों के विश्लेषण का। मगर विश्लेषण शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश कि अगर आप गोदी मीडिया को नापसंद करते हैं, आपको लगता है कि गोदी मीडिया खबरों को तोड़ता मरोड़ता है, तो कृपया स्वतंत्र पत्रकारिता के साथ आइए, उसकी ताकत बनिए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और अपनी इच्छा के अनुसार भुगतान कीजिए। तो आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं बड़ी खबरों के विश्लेषण का। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया है कि उनके देश ने कोरोना की वैक्सीन बना ली है। उन्होंने कहा कि रूस ऐसा करने वाला देश का पहला देश बन गया है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी बेटी को ये वैक्सीन लगाया गया है। राष्ट्रपति ने कहा कि रूस सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे रजिस्टर करा लिया है। सरकार की ओर से आयोजित एक बैठक में पुतिन ने कहा, मॉस्को के गामालिया इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित की गई ये वैक्सीन सुरक्षित है। मैं जानता हूं कि ये बहुत बेहतर काम करेगी। यह आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है और मैं इसे दोहराता हूं कि इसने सभी आवश्यक जांचों को पार किया है। राष्ट्रपति ने उम्मीद जताई कि रूस जल्द ही बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन शुरू कर देगा। माना जा रहा है कि रूस में अब बड़े पैमाने पर लोगों को ये वैक्सीन देने की शुरुआत होगी। उधर चीन की सिनोवैक बायोटेक लिमिटेड ने मंगलवार को कोविड-19 वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के अंतिम चरण की शुरुआत की है। इस वैक्सीन का ट्रायल इंडोनेशिया में 1620 मरीजों पर किया जा रहा है। ये वैक्सीन इंडोनेशिया की सरकारी कंपनी बायोफार्मा के साथ मिलकर बनाई जा रही है। दुनिया भर में इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि कोविड-19 के लिए वैक्सीन तैयार करने में सुरक्षा मानकों में किसी तरह का समझौता न किया जाए। लेकिन हाल में देखा गया है कि सरकारों पर वैक्सीन तैयार करने के लिए लोगों का दबाव बढ़ता जा रहा है। बता दें कि दुनिया भर में संक्रमण के 2 करोड़ से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 7,34,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये बड़ी खुशखबरी है कि एक वैक्सीन आ गई है। ये वैक्सीन रूस इसको बनाने वाला पहला मुल्क बन गया है। इसके लिए एक बड़ी उपलब्धि है। रूसी राष्ट्रपति ने चूंकि आश्वस्त किया है कि इसके लिए ज़रूरी तमाम ट्रायल किए गए हैं, ये पूरी तरह सुरक्षित है, इसलिए इस पर विश्वास भी किया जा सकता है, क्योंकि उस पर बहुत तरह के सवाल उठाए जा रहे थे। अमेरिका भी सवाल उठा रहा था और WHO को भी लग रहा था कि रूस में वो सारे तमाम मानकों को पालन किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। लेकिन जब किसी एक देश का राष्ट्राध्यक्ष इस तरह से बात करता है तो हमें यकीन करना पड़ता है, क्योंकि इसमें पूरे देश की प्रतिष्ठा होती है, उसकी खुद की भी प्रतिष्ठा उससे जुड़ी होती है। इसलिए उम्मीद करनी चाहिए कि ये जो वैक्सीन है, ये टीका है, ये इफ़ेक्टिव होगा, प्रभावशाली होगा। अभी जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक वहाँ फ्रंट लाइन वर्कर्स यानी डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर और जो लोग कोविड से लड़ने में योद्धाओं की तरह काम कर रहे हैं, उनको ये पहले वैक्सीन दी जाएगी। इसके बाद बाज़ार में आएगी और लोगों का वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू होगा। तो एक पहला चरण है ये, लेकिन एक शुरुआत हो चुकी है। पूरे दुनिया भर में इससे प्रेरणा मिल सकती है। और रूस ने अगर दुनिया भर की कंपनियों से किसी तरह का समझौता किया तो दूसरी जगह भी इसका उत्पादन तेज़ी के साथ शुरू हो सकता है, जिसमें भारत भी है, क्योंकि हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी अच्छी खासी है। अगर ये इफ़ेक्टिव वैक्सीन है, हमारे यहाँ भी बनती है, तो हमारे यहाँ भी लगे हाथ अक्टूबर-नवंबर तक इसकी शुरुआत कम से कम फ्रंट लाइन वर्कर्स के मोर्चे पर की जा सकती है।
और जनवरी फरवरी तक आम लोगों को भी ये वैक्सीन मुहैया हो सकती है। तो एक बड़ी उपलब्धि है, बड़ी राहत की खबर है ऐसे में जब दुनिया पूरी इस महामारी से जूझ रही है और पूरी दुनिया भर की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। हम भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जानते ही हैं कि किस कदर इसने प्रभावित किया है। करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं, भुखमरी के शिकार हो रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी राहत की खबर है और इसे सेलिब्रेट किया जा सकता है। और अब आज की दूसरी बड़ी खबर लेते हैं। राजस्थान में बगावत का झंडा बुलंद करने वाले पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों की वापसी से क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नाराज हैं? सूत्रों के मुताबिक गहलोत कांग्रेस आला कमान द्वारा पायलट और उनके समर्थक विधायकों को पूरा समय देने, खुलकर बातचीत करने और कमेटी का गठन किए जाने से नाखुश हैं। इस पूरे घमासान के दौरान गहलोत का लगातार जोर इस बात पर रहा था कि पार्टी आला कमान पायलट खेमे के बागी विधायकों से किसी तरह की बात न करे। गहलोत ये तक कह चुके थे कि ऐसे लोगों को जनता के सामने एक्सपोज किया जाना चाहिए। इसका सीधा मतलब है कि गहलोत किसी भी सूरत में पायलट की कांग्रेस में वापसी नहीं चाहते थे, लेकिन पहले राहुल और प्रियंका का खुद पायलट के पास पहुंचना और फिर उन्हें व उनके समर्थक विधायकों को अपने घर बुलाना गहलोत और उनके समर्थक विधायकों के लिए एक झटका है। नाराजगी का ऐसा ही इशारा गहलोत ने मंगलवार को पायलट की वापसी के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में दिया है। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, 100 से अधिक विधायकों के एकजुट रहने में से इतिहास बन चुका है और एक भी विधायक हमें छोड़कर नहीं गया। मैंने अपने विधायकों से कहा है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा आपके अभिभावक की तरह काम करूंगा। गहलोत ने अपने समर्थक विधायकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत करते हुए कहा, हम उन्हें कैसे भूल सकते हैं और उनका विश्वास बनाए रखेंगे। ये कहकर गहलोत ने साफ कर दिया कि उनकी प्राथमिकता उनके साथ मुश्किल में खड़े विधायक हैं, ना कि पार्टी से बगावत करने वाले। बस यहीं से साफ हो जाता है कि ये घमासान फिलहाल नहीं थमेगा। वहीं पायलट ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। सोमवार रात को राहुल और प्रियंका से मुलाकात के बाद सचिन पायलट ने इस बात को दोहराया था कि जिन लोगों ने मेहनत करके राजस्थान में सरकार बनाई थी उनकी हिस्सेदारी भागीदारी को सुनिश्चित किया जाना चाहिए और राजस्थान सरकार को जनता से किए अपने वादों को पूरा करना चाहिए। तो यहाँ एक तरह का धर्म संकट और विरोधाभास और टकराव, ये तीनों चीज़ें आपको दिख सकती हैं। जाहिर है कि जो विधायक वफादार थे उन्हें अपनी वफादारी का इनाम चाहिए, जो बागी थे वो वफादारों की तरफ से सोचे तो उनको दंडित किया जाना चाहिए। जो बागी हैं उन्हें लगता है कि उन्होंने अपने हकों के लिए आवाज़ उठाई थी और उन्हें दंडित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है उनके मुताबिक उसको दूर किया जाना चाहिए। तो अब इन दोनों चीज़ों में बैलेंस रखना, संतुलन करना एक बड़ा कठिन काम होगा कांग्रेस के हाईकमान के लिए भी और राजस्थान सरकार के मुखिया अशोक गहलोत के लिए भी। बहुत सारे राजनीतिक पब्लिक कंजम्पशन के लिए, लोगों तक एक बात रखने के लिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कुछ बोलते हैं, लेकिन जब अंदर होते हैं तो वो वास्तविकताओं को समझते हुए एडजस्टमेंट की कोशिश भी करते हैं। और निश्चित रूप से गहलोत चूँकि पके हुए नेता हैं, परिपक्व नेता हैं, इसलिए वो सचिन पायलट को एकोमोडेट करने के साथ लेकर चलने की कोशिश भी कर सकते हैं। उनका गुस्सा जायज़ है क्योंकि ये जो परेशानी खड़ी हुई थी वो सचिन पायलट और उनके साथ जो 18 विधायक हैं उनकी वजह से हुई थी। तो वो नहीं चाहते होंगे उनकी वापसी, ये बहुत स्पष्ट है और वो स्पष्ट कर चुके हैं। लेकिन अब चूंकि वापसी तय हो गई है, हाईकमान ने तय कर दिया है, तो ये कांग्रेस के लिए अच्छा भी है, सरकार की स्थिरता के लिए भी अच्छा है कि दोनों मिलकर काम करें, दोनों का टकराव खत्म हो और जो बंटवारा पार्टी में हो गया है वफादार और बागियों का, उसको भी, उस बंटवारे को भी कम करने की दिशा में काम किया जाए। लेकिन ये बहुत बड़ी चुनौती है, ये आसान नहीं होगा, खासतौर पर तब जब बीजेपी तरह तरह के प्रलोभन देने के लिए तत्पर है। वो लगातार कोशिश करती रहेगी कि ये जो फाँक पड़ी है पार्टी में उसको और चौड़ा करके उसको भुनाए। तो राजस्थान में जो कांग्रेस सरकार का संकट है वो फिलहाल ख़त्म हुआ नहीं मानना चाहिए। इसका पहला अध्याय ख़त्म हुआ है, अभी आगे जो अध्याय लिखे जाएंगे वो किस तरह के होंगे ये भविष्य के गर्भ में है। अगली खबर लेते हैं।
उत्तर प्रदेश सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में टॉप कर अमेरिका में पढ़ाई करने वाली एक प्रतिभाशाली छात्रा सुदीक्षा भाटी की बुलंदशहर में कथित छेड़छाड़ के दौरान मौत हो गई। वो अपने चाचा के साथ बाइक पर गौतम बुद्ध नगर से बुलंदशहर जा रही थी। परिवार वालों का आरोप है कि इस दौरान मनचलों ने बाइक से उनका पीछा किया और वे छेड़खानी करते रहे। मनचले बाइक से स्टंट करते रहे और इस दौरान दुर्घटना हो गई और छात्रा की मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने परिवार के आरोपों को खारिज किया है। 20 वर्षीय सुदीक्षा को अपने गांव के स्कूल में कुछ कागजात की ज़रूरत थी और इसीलिए वो गांव जा रही थी। सुदीक्षा अपने गांव की प्रतिभाशाली छात्रा थी। उन्होंने 2018 में 12वीं बोर्ड परीक्षा में 98% अंक हासिल किए थे। सुदीक्षा ने इतिहास और अर्थशास्त्र में 100 और भूगोल में 99 अंक हासिल किए थे। वो अपने ज़िले की टॉपर थी। वो अपनी प्रतिभा के दम पर फुल टाइम स्कॉलरशिप पर, जो कि करीब करोड़ों रुपए की होती है, कि पर अमेरिका के मैसाचुसेट्स में प्रतिष्ठित बॉस्टन कॉलेज में पढ़ रही थी और कोरोना संक्रमण के दौरान जून महीने में ही अमेरिका से लौटी थी। वो इसी महीने वापस जाने वाली थी। तो आप देखिए कि हम रोज़ एक न एक कहानी उत्तर प्रदेश की अपराधों की सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बता रहे हैं आपको। एक और ये कहानी एक इतनी प्रतिभाशाली बच्ची जो कि टॉप करके और स्कॉलरशिप के दम पर अमेरिका में पढ़ने गई, वो एक अपनी छुट्टी मनाने आई थी और उसके साथ ये छेड़छाड़ के बाद ये हादसा हुआ। तो ये बताता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत किस हद तक चरमरा गई है कि किसी को कोई किसी तरह का खौफ नहीं है। कहीं भी किसी भी महिला के साथ छेड़छाड़, दुर्व्यवहार, उत्पीड़न, बलात्कार, अपहरण, इस तरह की वारदातें हो रही हैं और हत्याएं भी हो रही हैं। एक और घटना का मैं आपसे जिक्र करूंगा जो बताता है कि अपराधियों के हौसले कितने बढ़ चुके हैं। ये घटना है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत की, जहां बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष संजय खोखर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 53 साल के खोखर छपरौली के रहने वाले थे और जिस वक्त ये घटना हुई वो मॉर्निंग वॉक से लौट रहे थे। बताया गया कि 3 लोगों ने खोखर पर गोलियां चलाईं जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। खोखर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का करीबी माना जाता था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूपी में अब ये हाल हो गया है कि बीजेपी नेता ही सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश में इन दोनों चारों ओर अपराधों का बोलबाला है और अपहरण और हत्या का धंधा जोरों पर है। कानपुर में अपहरण कर मौत के घाट उतार दिए गए लैब टेक्नीशियन संजीत यादव का मामला हो या फिर गोरखपुर में 14 साल के बच्चे के अपहरण करके उसकी हत्या करने का, ऐसा लगता है कि अपराधी बेखौफ हो गए हैं। कुछ दिन पहले गोंडा में भी एक बच्चे का अपहरण कर करोड़ों की फिरौती मांगी गई थी, लेकिन तब पुलिस ने बच्चे को अपहरणकर्ताओं से चंगुल से मुक्त करा लिया था। गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी की सड़क पर हत्या के अलावा भी सैकड़ों ऐसे मामले हैं जो मीडिया की सुर्खियां नहीं बन पाते, लेकिन इस तरह के भयावह माहौल में कैसे कोई व्यक्ति खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित महसूस कर सकता है। तो उत्तर प्रदेश में कोई भी सुरक्षित नहीं है, न मर्द, न औरतें, न बच्चे, न बूढ़े, हर तरफ। और ये घटना तो बताती है कि बीजेपी के अपने नेता सुरक्षित नहीं हैं। बीजेपी के राज में जहां ये कहा जा रहा है कि ठोको संस्कृति हमारे योगी साहब लेकर आए हैं और उन्होंने ठोको संस्कृति के नाम पर वहां 1,500-2 हज़ार एनकाउंटर करवा दिए जिसमें बहुत सारे फर्जी एनकाउंटर हैं। उस स्थिति में आप सोचिए कि कोई कैसे सुरक्षित महसूस कर सकता है। और आइए अब अगली बड़ी खबर लेते हैं। कोरोना से लड़ने के उपायों और कामयाबी पर हुई समीक्षा बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने विशेष वित्तीय सहायता की मांग की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उदार वित्तीय सहायता पैकेज की मांग की ताकि इस महामारी से लड़ा जा सके। अमरिंदर सिंह ने यह भी कहा कि राज्य आपदा राहत कोष में से कोरोना के लिए 35% रकम निकालने की जो मौजूदा सीमा है उसे बढ़ाया जाए। उनका मानना है कि इतने पैसे से कोरोना से लड़ना मुश्किल है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना से लड़ाई में देश सही दिशा में जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इन 10 राज्यों में यदि कोरोना को हरा दिया गया तो पूरे देश में कोरोना पर जीत हासिल हो जाएगी, क्योंकि कुल कोरोना मामले का लगभग 80% इन्हीं राज्यों से आ रहा है। प्रधानमंत्री ने 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक ऐसे समय की है जब ये साफ हो गया है कि अभी भी भारत में कोरोना की जांच बहुत ही कम हो रही है। देश में प्रति 10 लाख लोगों पर सिर्फ
18,000 लोगों की कोरोना से जांच की गई है। अमेरिका में ये 10 लाख लोगों पर 2 लाख लोगों का टेस्ट हुआ है। दूसरी ओर अगस्त में भारत में कोरोना की रफ्तार सबसे तेज़ रही है। अगस्त के शुरू उसके 9 दिनों में आए कोरोना के मामले अमेरिका और ब्राज़ील से भी ज़्यादा रहे हैं। तो एक तरफ कोरोना से मामले बढ़ते जा रहे हैं संक्रमण के, दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री मियां मिट्ठू बनकर अपनी ही पीठ ठोके जा रहे हैं कि हालात सही दिशा में जा रहे हैं, सब कुछ ठीक हो रहा है, बस 10 राज्यों में दिक्कत है, 10 राज्यों को संभाल लिया तो सब संभल जाएगा। तो आप क्या कर रहे हैं महोदय? क्या आप इन 10 राज्यों की जिम्मेदारी आपकी नहीं है? आप क्या कर रहे हैं? आपने किस तरह से राज्यों को सहयोग दिया है? अमरिंदर सिंह पैकेज मांग रहे हैं, तमाम राज्य पैकेज मांग रहे हैं, तमाम राज्य जीएसटी का बकाया पैसा मांग रहे हैं, आप वो नहीं दे रहे हैं। सिर्फ गाल बजाने से तो कोरोना से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। तो ये अच्छी बात है कि आप मुख्यमंत्री का सम्मेलन बुलाकर और उसमें आप अपनी पीठ थपथपा लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि पूरे देश में महामारी का जोर बढ़ा है। अगर सही अनुपात में टेस्टिंग हो तो अभी जो 50-55 हज़ार प्रतिदिन के दर से आ रहे हैं मामले, वो 3 गुने, 4 गुने, 5 गुना तक बढ़ सकते हैं। हम ये दावा कर रहे हैं कि हम दुनिया में सबसे ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आबादी के अनुपात में वो जो टेस्ट की संख्या है वो 100 के देशों के बाद आती है। अमेरिका में अगर 2 लाख लोग, 10 लाख में 2 लाख लोगों का टेस्ट हो रहा है, तो हम केवल 10 लाख में 18,000 लोगों का टेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो झूठ और प्रोपेगंडा और बड़ी बड़ी बातें करके फेंकने की आदत के चलते ये जो झूठ का वातावरण बना हुआ है, भ्रम का वातावरण बना है, उसको छंटना चाहिए। हमें सच्चाई को सामने से देखकर और कार्रवाई करना चाहिए, अन्यथा इस गफलत में हम और भी नुकसान करते रहेंगे, लोगों की जानें भी जाएंगी और अर्थव्यवस्था भी बेहतर नहीं हो पाएगी। अगली खबर लेते हैं। 1 साल से ज़्यादा समय से पहले बिना इंटरनेट और फिर 2G की धीमी स्पीड के कारण बेहिसाब मुश्किलों को झेल रहे कश्मीर के लोगों को निकट भविष्य में कोई राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 15 अगस्त के बाद वो जम्मू के 1 और कश्मीर के 1 ज़िले में इंटरनेट सेवा को ट्रायल के आधार पर शुरू करेगी। सरकार ने अदालत को यह भी बताया कि लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर से लगने वाले इलाकों में ऐसी कोई छूट नहीं मिलेगी और 4G इंटरनेट की सुविधा उन्हीं इलाकों में दी जाएगी जहां पर आतंकवादी गतिविधियां बेहद कम हैं। सरकार के मुताबिक वो 2 महीने बाद हालात की समीक्षा भी करेगी। बीते शुक्रवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर प्रशासन से कहा था कि वो कुछ इलाकों में 4G इंटरनेट देने की संभावनाओं को तलाशे। जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद से ही कई पाबंदियां लागू कर दी गई थीं। इनमें इंटरनेट को भी बैन किया जाना शामिल है। भारत सरकार का कहना है कि कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित घुसपैठ और आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए इंटरनेट को रोका जाना ज़रूरी था। इस साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के दौरान कहा था कि इंटरनेट इस्तेमाल करने की आज़ादी लोगों का मूलभूत अधिकार है, मौलिक अधिकार है और बिना वजह इंटरनेट पर रोक नहीं लगाई जा सकती। अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि इंटरनेट को अनिश्चित काल के लिए बंद नहीं किया जा सकता। वर्तमान में कश्मीर 2G इंटरनेट पर चल रहा है, जिससे वहाँ के लोगों को भारी परेशानी हो रही है। उद्यमी, व्यावसायिक घराने, कॉमर्स हब और पूरी कश्मीरी अर्थव्यवस्था 4G इंटरनेट के तहत विकसित हो रही थी, लेकिन पिछले 1 साल से कश्मीरियों को बिना इंटरनेट के सैकड़ों दुश्वारियों का सामना झेलना पड़ा है। इंटरनेट की बंदिशों के कारण न केवल व्यावसायिक बल्कि शिक्षा क्षेत्र भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। जहां भारत और दुनिया भर के छात्रों के पास बेहतर इंटरनेट होने के कारण वे जल्द कुछ भी गूगल पर सर्च कर सकते हैं, वहीं कश्मीरी छात्र ये समझने के लिए संघर्ष करते हैं कि ऑनलाइन कक्षा के दौरान उनके शिक्षक क्या कर रहे हैं। इंटरनेट डाउनग्रेडिंग के कारण कई छात्र समय सीमा समाप्त हो जाने की वजह से परीक्षा भी नहीं दे पाए और कई लोगों को अपनी नौकरियों की नियुक्ति से हाथ धोना पड़ा है। दिल्ली स्थित फ्रीडम लॉ सेंटर के मुताबिक दुनिया भर में किसी और देश के मुकाबले भारत में सबसे ज़्यादा बार इंटरनेट बंद किया गया है। 2019 में देश में 106 बार, जबकि जम्मू कश्मीर में 55 बार इंटरनेट को बैन किया गया है। तो ये स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार की मनमानी चल रही है। वो जम्मू कश्मीर के लोगों की सुविधाओं को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर रही है।
आम जो ज़रूरियात हैं, जैसा कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये मौलिक अधिकार है, इसके बावजूद बहानेबाजी कर रही है। ये कश्मीरियों को परेशान करने की एक चाल है, एक षड्यंत्र है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अभी भी 2 ज़िलों में टेस्ट करेगी, परीक्षण प्रायोगिक तौर पे लागू होगा, फिर पता नहीं कब 4G वहाँ पर दिया जाएगा। तो साफ तौर पर सरकार जो है आनाकानी कर रही है, बहानेबाजी कर रही है और वो 4G वहाँ देना ही नहीं चाहती है। कश्मीरियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, दंडित किया जा रहा है, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। जिस तरह से सरकार एक के बाद एक वहाँ पर काम कर रही, धारा 370 हटाए जाने के बाद से उसने लगातार वहाँ पर एक तो बंदी की है, नाकेबंदी की, बहुत अरसे बाद वहाँ से नाकेबंदी ख़त्म हुई। उसके बावजूद ये जो बेसिक सुविधाएं हैं उनको भी बहाल होने से रोक रही है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा बार बार कहे जाने के बावजूद। तो साफ लग रहा है कि केंद्र सरकार ईमानदार नहीं है कश्मीरियों को 4G सेवाएं देने के मामले में। और अब अंत में कोरोना से संबंधित आपको मोटी मोटी जानकारियां नवीनतम दे दें। भारत में एक दिन में 53,000 से अधिक मामले आज फिर सामने आए हैं। दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 2 करोड़ के पार जा चुका है। अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 50,89,000 के पार चली गई है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जिन्होंने sathhindi.com को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है वो करेंगे, क्योंकि गोदी मीडिया से इतर पक्की और सच्ची खबर आपको यही मिलती है। और अब मुझे अनुमति दीजिए, कल इसी वक्त आपके सामने मैं फिर हाजिर हूँगा, कल की बड़ी खबरें लेकर उनके विश्लेषण के साथ। फिलहाल नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।